दोस्तों हिंदी बी का सॉल्यूशन देखेंगे हम मासिक जांच परीक्षा अक्टूबर का। और आपका इससे पहले मैंने बायोलॉजी का बना दिया है, हिंदी बी का बना रहा हूँ और हिंदी ए का अभी अपलोड होने वाला है। तो इस तरह से आपके सारे विषय के अपलोड कर दिए गए हैं। सितंबर मास के, अक्टूबर मास के अभी चल रहे हैं। तो बाकी आप सारे के सारी चीज़ें देखना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करना है। उसमें लाइन से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और जब मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल बताऊँ मैं आपको कि जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, इन क्वेश्चन पेपर में एक कॉमन बात आ रही है कि ये क्वेश्चन पेपर में से उठा उठा के क्वेश्चंस एक दूसरे में डाले जा रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे हैं जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो नए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहला आपका ये विद्यार्थी जीवन के ऊपर एक है। आपके पद्यांश है, इस पद को पढ़ने के बाद में आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैंने पद्यांश तो पढ़ लिया है, अगर आप पढ़ लेंगे तो सबसे ज़्यादा समझदारी वाला काम करेंगे। तो इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके उत्तर हमें देने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? जो छात्र अवस्था है, इस समय हम व्यवहार को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर सुधार सकते हैं। इस पैसेज के हिसाब से चल रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, छात्रावस्था की तुलना विकसित पेड़ से करना ठीक नहीं है। क्यों? तो क्योंकि विकसित पेड़ की शाख मुड़ नहीं पाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, मुड़ नहीं पाती है। मोड़ोगे तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता है? तो छात्रों को गुरुकुल में कठोर अनुशासन का पालन करना सीखने के लिए जो है छोड़ा जाता है। इसके बाद छात्रावस्था सफ़ेद चादर के समान है क्योंकि, इसका कारण बताना है। तो इसका पैसेज में ही आंसर लिखा हुआ है कि छात्रावास चादर के समान है क्योंकि जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है, इसलिए ये सफ़ेद चादर की समान है। इस पर जो रंग डालोगे वो डल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसका सही शीर्षक होगा विद्यार्थी जीवन। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें ना तो आपका अनुशासन के लिए पूरी बात करें, केवल विद्यार्थी जीवन की ही बातें हो रही है, विद्यार्थी की ही बातें हो रही है। तो विद्यार्थी जीवन में क्या क्या हो सकती हैं वो चीज़ हम बात कर रहे हैं। सही विकल्प चयन करना है। शुद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द बनेगा? तो शुद्ध में अगर अ उपसर्ग लगा देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा और अशुद्ध जो है शुद्ध का विलोम होता है। दूध वाला, इस शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दूध प्लस वाला, दो शब्दों से ये मिलके बना है और जो पीछे लगता है उस शब्द को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो इसमें वाला क्या है आपका? प्रत्यय। तो वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पंकज शब्द कौन सी संधि है? तो पंकज शब्द में आपके व्यंजन संधि है क्योंकि पंकज बन रहा है, ये पंकज नहीं बन रहा, पन प्लस कज जो है ये इस तरह से बन रहा है और इसमें न जो है आधा हो जाएगा तो पंकज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें शत्रु का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो शत्रु का पर्यायवाची तमसा नहीं है, बाकी ये तीनों शत्रु के पर्यायवाची होते हैं। तो ध्यान रखना, अब कुछ दे दे और उसमें पूछे कि शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है, तो रिपु लिखा होगा तो शत्रु का पर्यायवाची है। पांचवा क्वेश्चन है, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। परिभाषा है शब्द की ये। इसके बाद आते हैं, किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो कबीर ने बोला है कि निंदा को अपने पास रखना चाहिए ताकि वो आपकी आलोचनाएं करती रहे, आपको कमियों को बताता रहे और आपकी कमियां जो हैं वो सुधरती रहें। सिंपल सा ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। और मनुष्यता कविता में कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु बताया है? तो ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु बताया है जिसमें मनुष्य मरने के बाद, जो मनुष्य दूसरों के अच्छे काम करके और मनुष्य मरने के बाद में भी लोगों को याद रहे, वैसा मनुष्य को की मृत्यु को सुमृत्यु बताया है। इसके बाद आते हैं, मनुष्यता कविता में कवि ने कैसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूट पड़ा भू पर अंबर, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो है टूट पड़ा भू पर अंबर, सुमित्रा नंदन जी ने इस पंक्ति में पर्वत प्रदेश के मूसलाधार वर्षा का वर्णन किया है और पावस ऋतु में प्रकृति की छटा निराली हो जाती है। कभी कभार इतनी धुआंधार बारिश होती है मानो आकाश टूट पड़ेगा। तो ये टूट पड़ा है अंबर, इस तरह से इसको हमें बताना था क्या है इसका आज से। बड़े भाई साहब
को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थीं? तो बड़े भाई साहब घर के बड़े थे, उन पे जिम्मेदारी थी और वो कोशिश करते थे कि वो जो भी करें वो छोटे भाई के लिए एक उदाहरण बने और नैतिक कर्तव्यों का वो बोध कराना चाहते थे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा वो स्वयं अनुशासन में रहकर ही अपने भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। ये सब चीज़ें जो थी ये उनको मजबूरी में अपनी इच्छाएं दबानी पड़ी। पांचवा क्वेश्चन है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो जब 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो उस समय मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो उस समय कलकत्ता वासी की भागीदारी जो है ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके लिए इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और फिर बाद में जब 26 जनवरी 1931 को उनकी पुनरावृत्ति थी, परंतु इस बार कलकत्ता में इसकी तैयारी जोरों पर थी, इसलिए कलकत्ता वासियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था और उनमें जोर छोड़ के चढ़ के भाग लिया था इन्होंने। इसके बाद आते हैं कि 4 प्रश्नों के उत्तर देना। हमने आंसर सारे दिए हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, किसी साखी के संदर्भ में आपको बताना है। तो मीठी वाणी बोलने और मतलब मन के क्रोध और घृणा के अभाव, जो घृणा के भाव है वो नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले को अच्छा लगता है, वह हमारी अच्छी तरीके से बात को सुनता है और सुनने वाला हमारे राय को जो है वो मानता भी है, जिसके कारण हमको आत्मसंतोष का अनुभव कर सकते हैं और हमारे मन को जो है सुख शांति से, या वो हमारे मन को सुख और तन को शीतलता इस वजह से प्रदान होती है। इसके बाद आते हैं, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो यहाँ पर कवि संदेश देना चाहता है कि आपका जो है एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा का संदेश जो है देना चाहता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम पूरा का पूरा लिखेंगे ताकि हमारा आंसर कंप्लीट हो सके। 10वां जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन से परिवर्तन आते हैं? तो आपको पहाड़ पर्वत जो है इनमें भावनाओं में ओतप्रोत होता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि मनुष्यों के अंदर, और पर्वत लाल ताल जल में मतलब जल तल में हो जाते हैं, बिल्कुल मग्न हो जाते हैं। पर्वतों से बहते हुए झरनों में मोतियों की लड़ियाँ सी प्रतीत होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे बादल और जो बारिश का पानी है वो कुछ अलग ही दिखता है पावस ऋतु में। और आपका जो है उसके बादलों को ओट में छिपी पर्वतों को मानो पंख लगा कहीं उड़ गए हो, तथा तालाबों में उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है। तो इस तरह से हम इसकी पावस ऋतु की बात जो हम बता सकते हैं। इसके बाद में बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जीवन की समझ जो है मात्र पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती है, इसके लिए दुनियादारी भी सीखनी ज़रूरी है, अर्थात संसार में जीवन जीने से आती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो इसमें स्त्री समाज की बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी और बहुत पुलिस होने के बावजूद भी स्त्रियों के दल के अनेक जगहों से जुलूस बनाकर सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे। ये मतलब ये काफ़ी बड़ा था और स्त्रियां लाल बाज़ार तक आगे बढ़ती रही थी। इस स्त्रियां मतलब इस सभा में काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण मानी गई। और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, या हम तीनों के उत्तर देखेंगे। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन किन तरीक़ों पर व्यंग किया है? क्या आप उसके विचार से सहमत है? तो पहले तो हम बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या व्यंग किया है। लेखक ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में इतिहास की घटनाओं और ज्योमेट्री के नियमों व विधियों और जरा सी बात पर कई गई पृष्ठों के निबंध डालना या छात्रों को रटने पर जोर देना आदि को गलत बताया है। अगर हम इस बात को खंडन करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मेरे विचार से प्रत्येक विषय पर विस्तृत जानकारी आवश्यक है और इसके जांचने के लिए परीक्षा भी होनी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ छात्र को दुनियादारी की समझ भी देनी ज़रूरी है। तो हम इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। पर्वत प्रदेश में पावस कविता का भावार्थ आपको बताना है। तो ये कविता जो है ये पर्वतीय सौंदर्य को व्यक्त करने वाली कविता है, उसके बारे में लिखी गई है और इसमें आप थोड़ा सा उस चैप्टर के अंगों को यूज़ करेंगे, नामों को यूज़ करेंगे और उसके शब्दों को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट है इस पेपर का, निम्नलिखित कथन का आज से स्पष्ट करना है। आज जो हुआ वो अपूर्व था और बंगाल के नाम कलकत्ता के नाम पर कलंक था।
ये वाला जो है कलंक बंगाल में जब वो जनता ने भाग नहीं लिया था, इसका आशय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतना बड़ा आंदोलन बंगाल या कलकत्ता में नहीं हुआ था। यहाँ के विषय में लोगों के मन में जोश नहीं था, यह बात कलकत्ता के माथे पे कलंक थी। लेकिन इसे 26 जनवरी 1931 को हुई स्वतंत्रता संग्राम को पूर्णावती ने धो दिया। इस संग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और लोग जेल भी गए। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार भी इस समय हो चुका था, इसीलिए वो जो है धुल गया। ठीक है ना, यहीं पर यही बोला गया है बस। तो ये है इस पूरा सॉल्यूशन। आपने जो देखा वीडियो का, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बायोलॉजी बना दिया गया है, हिंदी भी आपने देख लिया, हिंदी ये मैं बना रहा हूँ, उसको अभी फटाफट अपलोड कर दिया जाएगा, चिंता ना करें। और आपके सारे सितंबर के असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं आंसर्स के साथ में, तो उनको भी आप देख करके अपनी तैयारी बोर्ड पेपर्स के लिए बेटर से बेटर कर सकते हैं। और जितनी भी अर्धवार्षिक पेपर मैंने डाले हैं और वार्षिक पेपर मैंने डाले हैं, और इसके अलावा मैंने अभी टर्म एग्ज़ाम के पेपर भी डाले हैं, तो अगर उनको आपने देख लिया तो आप 70% 60% वैसे भी ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने आपके सिलेबस भी डाल दिया है जो आपके दिसंबर एग्ज़ाम में आएगा और मार्च एग्ज़ाम में आएगा।